मंत्री जी के अंधेरे में इलाज की करेंगे। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की अव्यवस्था उस वक्त जाहिर हो गई जब वन एवं पर्यावरण मंत्री हेल्थ चेकअप कराने पहुंचे। जिस वक्त उनका चेकअप चल रहा था उसी दौरान आईसीयू वार्ड में लाइट गुल हो गई और इसके बाद मोबाइल की रोशनी में उनका चेकअप किया गया। देखिए रिपोर्ट। आईसीयू की बिजली गुल है और मंत्री संजय शर्मा का रूटीन चेकअप जारी है। तस्वीरें अलवर के सबसे बड़े राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की हैं, जहां करीब 5 मिनट तक आईसीयू की बत्ती गुल रही, लेकिन मंत्री जी इसे अव्यवस्था नहीं मानते हैं। उनसे जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने किस अंदाज में जवाब दिया, वो भी सुनिए। तेज बरसात होगी तो पानी भी भरेगा। आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि निकासी होगी। आप हेल्थ चेकअप के लिए आए थे, वो लाइट चली गई थी, मेरे में ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट आती भी और जाती भी। लेकिन हमारे पास जनरेटर भी है और तो तमाम सुविधाएं जो मरीजों को मिलनी चाहिए उसमें अलवर अस्पताल सक्षम है। मंत्री जी को इस बात से कतई ऐतराज नहीं है कि आईसीयू में 5 मिनट तक बिजली नदारद रही, लेकिन गनीमत थी कि जिस वक्त लाइट गई उस दौरान आईसीयू में वेंटिलेटर पर कोई मरीज नहीं था। ये तो बात हुई बिजली की, लेकिन अब जरा अस्पताल में भरे इस पानी को देखिए। बारिश के बाद अस्पताल में तालाब बना हुआ है। मंत्री जी से जब इस बाबत जवाब मांगा गया तो उनका क्या कहना था, वो भी सुनिए। मेरे भैया तेज बरसात होगी तो छत पे पानी भी भरेगा, लेकिन निकासी के पूर्ण व्यवस्था जिला चिकित्सालय के अंदर है। बिजली हो या फिर अस्पताल में पानी भरने का मुद्दा, वन मंत्री अव्यवस्था पर सफाई देते नजर आए। अब सवाल यह है कि अगर अस्पताल में बिजली और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था है तो वो नजर क्यों नहीं आई? 5 मिनट तक बिजली गुल रही, फिर जनरेटर तुरंत ऑन क्यों नहीं किया गया? और अगर निकासी की समुचित व्यवस्था है तो अस्पताल के बाहर तालाब क्यों बना हुआ है? अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटपूतली के पावटा में ईआरसीपी पर बीजेपी ने धन्यवाद सभा का आयोजन किया। इस सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही किसानों की चिंता और सिंचाई और पानी का पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने ईआरसीपी को लागू किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसानों की पीड़ा को अच्छे से समझते हैं, जबकि कांग्रेस ने किसानों की कभी चिंता नहीं की। हम बरसात के पानी जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो, जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर अब घमासान छिड़ा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं और वार पलटवार भी किया जा रहा है। अब कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया। राहुल के बयान की वो निंदा करते हैं। जोगाराम पटेल ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान राहुल को शोभा नहीं देता। के दौरान आज प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो गैर जिम्मेदाराना भड़काऊ बयान दिया, हिंदू धर्म को अपमानित किया, पूरे सदन को अपमानित किया, पूरे देश को अपमानित किया और गैर जिम्मेदारान तथ्यों से परे बिल्कुल गलत बयान दिए, उसकी हम सब हर तरह से भर्त्सना करते हैं। मेरा नम्रता से निवेदन है कि सदन का पटल सत्य कथन करने के लिए होता है, तथ्यों का आधार पतन होता है। व्यंग्यता से भड़काने वाले गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे बयान देने से पूरे हिंदू धर्म में बहुत आक्रोश है, उग्रता है और इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं। मेरा निवेदन है
हम मर्यादित बयान दें, तथ्यों के आधार पर बयान दें और जो कुछ कहें उसकी जिम्मेवारी लें। गैर जिम्मेदार बयान और कोई शोभा नहीं होता और प्रतिपक्ष के नेताओं को इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देने का किसी तरह का कोई औचित्य नहीं था। हम उसके बयानों की पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं। उधर बांसवाड़ा पुलिस ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक 13 नवंबर 2022 को 2 पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। दोनों पारियों से 1 घंटे पहले संपर्क में आए अभ्यर्थियों से दलालों ने लाखों रुपए लेकर पेपर हर करवाए थे। देखिए रिपोर्ट। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा। परीक्षा से 2 घंटे पहले पेपर हुआ लीक। दलालों के जरिए मोबाइल पर कराया सॉल्व। हर कैंडिडेट की रकम रखी 8 लाख रुपए। इन दिनों पेपर लीक को लेकर सत्ता से लेकर सड़क तक संग्राम मचा है। रीट और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले का खुलासा होने के बाद अब सामने आया है कि बांसवाड़ा में वन रक्षक भर्ती की परीक्षा के दौरान भी पेपर लीक हुआ था। आरोप के मुताबिक दलालों ने परीक्षा की दोनों पारियों से 1 घंटा पहले संपर्क में आए अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर पेपर हल करवाया था। इस मामले में पुलिस ने राज तालाब थाना पुलिस ने 2 दलालों समेत 15 अभ्यर्थियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। पेपर लीक वाला प्रकरण अभी दर्ज हुआ है, जिसमें अनुसंधान शुरू किया गया। कुछ लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा गिरफ्तारियां की जाएंगी। रिपोर्ट की माने तो बांसवाड़ा की शास्त्री कॉलोनी में रहने वाले प्रवीण मालवीय ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूल की है। पुलिस ने प्रवीण मालवीय को 28 जून को डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रवीण ने पूछताछ में कबूल किया है कि साल 2020 में निकाली गई वन रक्षक भर्ती की परीक्षा 13 नवंबर 2022 को 2 पालियों में कराई गई थी। उससे 1 दिन पहले ग्राम विकास अधिकारी सकन सिंह खड़िया ने वन रक्षक परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से प्रति कैंडिडेट 8 लाख रुपए तय करने की बात कही थी। इसके बाद उसने अपने परिचितों को अपने घर बुलाया और अगले दिन बताए गए होटल में अभ्यर्थियों को लेकर पहुंच गया। जांच में खुलासा हुआ कि जिन कैंडिडेट्स के लिए पेपर लीक कराया गया है उनका परीक्षा में चयन भी हुआ और नियुक्ति भी मिल चुकी है। बहरहाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में और कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। बांसवाड़ा से न्यूज़ 18 के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। बहुत कुछ बदल गया। जी हां, 1 जुलाई यानी कि आज से देश में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। अब एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय होगी। आज से भारत में आपराधिक न्याय एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अब देश में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो गए हैं। तारीख पर तारीख नहीं, अब मिलेगा सिर्फ इंसाफ। 3 नए आपराधिक कानून से मजबूत होगी पुलिस। पीड़ित को मिलेगा इंसाफ, मजबूत होगा कानून का राज। एक जुलाई से देश की न्यायिक और पुलिस व्यवस्था बदल गई है। अंग्रेजों के जमाने के कानून अब कल की बात हो गए हैं। अब भारत में नए क्रिमिनल लॉ के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। कई दशक पुराने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम हो गया है।
जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के प्रावधान को लागू कर दिया गया है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी थी। ये तीनों नए कानून राजस्थान में भी आज 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इन कानूनों में 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। यही नहीं, 1898 में बनी और 1973 में संशोधन हुई दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। 1872 में बने एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर इन कानूनों में भारतीयता की आत्मा को स्थापित किया गया है। देश के आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। सरकार का दावा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को भारतीय स्वरूप दिया गया है ताकि वक्त पर पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान शामिल हुआ है। आइए अब आपको उन 3 कानूनों के बारे में बताते हैं जिनमें बदलाव हुआ है। IPC अब भारतीय न्याय संहिता होगी। IPC में 511 धाराएं हैं, जबकि BNS में 358 धाराएं हैं। नए कानून में 21 नए अपराध शामिल किए गए हैं। वहीं दूसरे कानून की बात करें तो CRPC को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। CRPC में 484 धाराएं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून में 177 धाराएं बदली गई हैं, नई 9 धाराएं जुड़ी हैं। नए कानून में 14 धाराएं खत्म कर दी गई हैं। माननीय मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने परीक्षण कराने के बाद ये तय किया कि सिर्फ दंड के आधार पर नहीं, न्याय के आधार पर हमारी विधियां होनी चाहिए। उन विधियों को आज से लागू किया गया है। आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें ये तय किया गया है कि जो पीड़ित है उसको समयबद्ध तरीके से न्याय सुनिश्चित हो, समय पर न्याय मिले। पुरानी प्रक्रियाओं में 20-20 साल तक मुकदमे पेंडिंग है, पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता था। आज से लागू है। निश्चित रूप से पीड़ित को न्याय तुरंत मिले, उसकी व्यवस्थाएं हो। हमारा जो अपराधी है उस अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। तीसरा जो कानून बदला गया है वो होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी। पहले एविडेंस एक्ट में 166 धाराएं थी। 24 धाराओं में बदलाव हुआ, 2 नई धाराएं जोड़ी गई। पुरानी 6 धाराओं को खत्म किया गया। पुराने कानूनों की जगह पर लाए गए इन 3 नए कानूनों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं। FIR से लेकर कोर्ट के फैसले तक सुनवाई ऑनलाइन है। ऑनलाइन शिकायत के 3 दिन के अंदर होगी FIR। 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच होगी। यौन उत्पीड़न केस में 7 दिन में जमा होगी रिपोर्ट। पहली सुनवाई के 7 दिन के अंदर तय होंगे आरोप। आपराधिक केस में सुनवाई पूरी होने के 45 दिन में फैसला आएगा। भगोड़े अपराधियों पर 90 दिन के अंदर दायर होगा केस। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग पर सजा और सख्त होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वालों को सख्त सजा होगी। राजद्रोह को अब देशद्रोह का अपराध माना जाएगा। धोखे से यौन संबंध पर 10 साल तक की सजा होगी और जुर्माना लगेगा। देश में कहीं भी दर्ज होगी 0 FIR, धाराएं भी जुड़ेंगी। 15 दिन में 0 FIR संबंधित थाने को भेजी जाएगी। रॉयल कोर्ट को अधिकतम 3 साल में देना होगा फैसला। नए कानून में 23 अपराधों में जरूरी होगी न्यूनतम सजा। वहीं इसके अलावा कई गंभीर अपराधों में सजा का प्रावधान काफी सख्त कर दिया गया है। कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास होगा। हत्या, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। मॉब लिंचिंग, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। किडनैपिंग, 7 साल या अधिक की सजा और जुर्माना।
फिरौती के लिए किडनैपिंग, मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा। दंगा, कम से कम 7 साल की सजा। दहेज हत्या, 7 साल या अधिकतम आजीवन कारावास की सजा। हादसे में मौत, अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना। हत्या की कोशिश, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। स्नैचिंग, कम से कम 3 साल की सजा और जुर्माना। वहीं पुलिसिंग में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की अहमियत को बढ़ाया गया है। इसके लिए वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक एविडेंस को और ज्यादा मजबूत किया गया है। तलाशी या जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी जरूरी होगी। गवाहों के बयान लिखित के बजाय ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मान्यता दस्तावेजों की तरह ही होगी। 7 साल से ज्यादा सजा पाने वाले अपराध में फोरेंसिक टीम शामिल होना जरूरी होगा। देश में 1 जुलाई से बहुत कुछ खास बदल गया है। पुलिस जहां मजबूत हुई है तो वहीं पीड़ितों को भी जल्द इंसाफ की उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि जिस मकसद के साथ पुलिस और न्याय प्रणाली में बदलाव किए गए हैं उसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज से देश भर में 3 नए कानून अमल में आने पर प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि सस्ते, सुलभ और त्वरित न्याय का रास्ता साफ हुआ है। सुनिए। आज दिन तक जो कानून थे वो सन 1800 के आसपास के थे और करीब 250 साल पुराने कानून थे। उसके समय बदला, अपराधी बदले, अपराध की प्रवृत्ति बदली और भारतीय आत्मा के नए कानून भारतीय द्वारा बनाए, भारतीय संसद द्वारा पारित किए, ये पहले कानून है। इस कानून में मकसद जो है, मेन मूल जो उद्देश्य है वो है दंड देना है, सजा देना नहीं है, न्याय देना है। न्याय किस तरह से हो, चाहे वो फरियादी के लिए हो या अपराधी के लिए हो, न्याय से आदमी संतुष्ट होता है, दंड से आदमी संतुष्ट नहीं होता है। और इस कानूनों में सबसे मूल भावना ये रखी गई है कि हम न्याय कैसे करें दोनों पक्षों के बीच में। तीसरा इसका सबसे बड़ा ये पहले कानून है आपराधिक प्रवृत्ति से संबंधित या आपराधिक कानून में या हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जो भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए हैं, भारतीयों द्वारा बनाए गए हैं, भारत की जनसंख्या और भारत की जनता के लिए बनाए गए और इसमें भारतीय आत्मा विकसित की गई है। तो जहां एक और सत्ता पक्ष नए कानूनों की जमकर तारीफ कर रहा है तो वहीं विपक्ष नए कानूनों का विरोध कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भले ही ये कानून लागू कर दिए गए होंगे लेकिन इन पर किसी भी तरह की बहस लोकसभा में नहीं हुई, जिससे इनमें बहुत सारी खामियां रह गई हैं। सुनिए और क्या कहा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा क्या है कि ये बिना चर्चा कराए कानूनों को क्यों पारित करना चाहती है। अब तक के जो कानून है, चाहे जीएसटी हो, आज तक संशोधन हो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। कृषि कानून आपको वापस करने पड़े, यह हालत आपकी रही है। लेबर कानून आपने बना के रखे हुए हैं, आपको जारी करने में दिक्कत आ रही है, आप घबरा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मजदूरों के हितों की रक्षा आप नहीं कर पा रहे। और इसी प्रकार सब जो नया आप कानून लेके आए हैं न्याय का, मैं समझता हूं इसकी पूरी पहले लोकसभा के अंदर इस पर चर्चा होती, सब सदस्य अपनी राय रखते। और अभी तो नया सेशन शुरू हो रहा है, नए सांसद शपथ ले रहे हैं, इसके बाद सबसे चर्चा करके कोई कमियां होती उनको दूर कर तब आप इसको लागू करते हैं। और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरों पर। कोटा के सुकेत इलाके में 4 लेन पर बने ब्रेकर पर उछली तेज रफ्तार बाइक। हादसे में बाइक सवार युवक बाइक से उछलकर गिरा। युवक